हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस बाय आशीष सर। मैं आपको आज जो हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो रिसोर्स शेयरिंग है। तो उस पर मैं आज आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, क्योंकि ये रिसोर्स शेयरिंग अगर आप लाइब्रेरी में हैं, अगर आपको रिसोर्स शेयरिंग का कंसेप्ट पता नहीं है तो आपके लिए काफ़ी मुश्किलें हो सकती है आपको सर्विस देने में। क्योंकि कोई भी आज के डेट में कोई भी लाइब्रेरी ये नहीं कह सकती है कि मैं जितने भी इंफॉर्मेशन जनरेट हो रहा है सभी को मैं अपने यूजर्स को दे सकता हूँ। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। तो उस पे भी मैं डिस्कस करूँगा। क्यों ज़रूरी है रिसोर्स शेयरिंग, उस पर मैं डिस्कस करूँगा। और रिसोर्स शेयरिंग में किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि कैसे आप रिसोर्स शेयरिंग कर सकते हैं, किन किन माध्यम का उपयोग करके रिसोर्स शेयरिंग कर सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए काफ़ी आपके बिहार लाइब्रेरियन वैकेंसीज में आपको काफ़ी हेल्प करेगी और इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। ये 100% मैं कहता हूँ कि अगर आप रिसोर्स शेयरिंग को कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो इससे आपका एक बेसिक्स क्वेश्चन है, इसमें आपका क्वेश्चन ट्विस्ट वाला क्वेश्चन रह सकता है। तो वहाँ पर आपको अगर इसका डिटेल्स नॉलेज नहीं है तो आप कभी भी इसका आंसर नहीं दे सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए कि मैं रिसोर्स शेयरिंग भी पढ़ाऊंगा और इससे रिलेटेड आपको फिर कैसे हम रिसोर्स शेयरिंग कर सकते हैं, रिसोर्सेस को संसाधन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संसाधन सहभागिता। देखिए ये टर्म आज लाइब्रेरी साइंस में सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन ये टर्म नया नहीं है। आप हम लोग गांव में या टाउन में भी देखते हैं ना कि जब घर में कोई सामान किन्हीं के यहाँ कुछ घट जाता है तो बगल वाले से, पड़ोसी से लेके आके आपको सर्विस देते हैं। तो जैसे मान लो सपोज दैट पहले का एक कंसेप्ट हुआ करता था कि कोई अचानक से आ गया गांव में, अब क्या है तो भाई चलो भाई बगल में हमारे गोतिया समाज जो भी हैं उनसे लिए और उनको सर्विस दे दिए। मतलब बहुत एक कॉमन है कि अगर कभी कभी चाय पत्ती घट जाती थी, चीनी घट जाता था, तो बगल से ला करके आपको देते थे और सर्विस देते थे। तो जिससे आपको आभास नहीं होता था कि हम बगल से ला करके आपको सर्विस दिए। तो ये चीज़ आज लाइब्रेरी में भी वही चीज़ होता है कि कोई भी लाइब्रेरी आज के डेट में ये नहीं कर सकती है कि मेरे पास जितने भी संसाधन है मैं सारे यूजर्स को संतुष्ट कर पाऊँ। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन डे टू डे जनरेट हो रहा है, नए इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं और उस कंटेक्स्ट में किसी भी लाइब्रेरी के लिए ये इतना आसान नहीं होता है कि हम सारे रिसोर्सेज को अपने यहाँ रख सकें। और उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, सिर्फ रिसोर्सेज नहीं, फिर आपके लिए बजट का भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है कि बजट भी हमारे पास लिमिटेशंस हैं कि हमको कितने बजट में ही अपने यूजर्स को सर्विस प्रोवाइड करनी है। फिर उसके बाद हमें स्पेस का भी एक प्रॉब्लम आ जाता है कि मान लिया हम रिसोर्सेज को तो खरीद लिए, अब हमारे पास सफिशिएंट स्पेस नहीं है, उसके लिए भी एक प्रॉब्लम आ जाता है। प्लस टेक्निकल स्टाफ नहीं है हमारे पास, कमी है, उसका भी कमी है। तो आखिर मान ले इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कैसे सर्विस प्रोवाइड करें, कैसे लाइब्रेरी आज के कंटेक्स्ट में अपने आप को एग्जिस्ट कर पाएगी। ये इम्पॉर्टेंट आपके सामने एक चैलेंजिंग है कि आपको सर्विस भी देनी है और सर्विस के साथ साथ आपको कम बजट में अच्छे से अच्छी सर्विस देनी है। तो ये इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है आज का लेक्चर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिसोर्स शेयरिंग। तो वर्तमान संदर्भ में कोई भी पुस्तकालय केवल अपने संग्रह के आधार पर समस्त पुस्तकालय सेवा प्रदान नहीं कर सकता, बल्कि उसके लिए उसे किसी अन्य स्रोतों पर निर्भर होना पड़ता है। क्योंकि बढ़ती हुई कीमतें, पुस्तकालय बजट का सीमित होना, पुस्तकालय में उपलब्ध स्थान पर दबाव तथा विशाल प्रलेख संग्रह के प्रक्रियाकरण और रखरखाव पर होने वाला खर्च, ये सारे तत्व विभिन्न पुस्तकालयों के बीच संसाधनों की सहभागिता को आवश्यक बनाते हैं। यहाँ पर 2-3 पॉइंट है, क्योंकि मैं उस पर आपको फोकस करना चाहूंगा कि अन्य स्रोतों पर निर्भर होना पड़ता। अन्य स्रोत क्या है कि आपको एक लाइब्रेरी नेटवर्क्स बनाना होगा। मैं आपको अगले वीडियो में आपको लाइब्रेरी नेटवर्क्स पढ़ाऊंगा कि कैसे लाइब्रेरी नेटवर्क्स बना करके रिसोर्स का शेयरिंग किया जाता है।
तो आज का हमारा है कि पहले रिसोर्स शेयरिंग को समझ लें, उसके बाद हम लोग लाइब्रेरी नेटवर्क्स को समझेंगे कि इंडिया में कितने लाइब्रेरी नेटवर्क्स हैं, उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स पढ़ाऊंगा और उनकी क्या भूमिका है रिसोर्स के शेयरिंग में। तो हम लोग क्या है, निर्भर होना पड़ता है अन्य स्रोतों पर। अन्य स्रोतों मतलब आपको एक पुस्तकालय जिसको बोलते हैं लाइब्रेरी कंसोर्शिया, कंसोर्शिया कंसोर्शिया बना करके, कंसोर्शिया मतलब होता है ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज, इसका मतलब यही होता है। कंसोर्शिया मतलब एक ही समान उद्देश्य को लेकर के एक ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज क्या बनाते हैं, कंसोर्शिया बनाते हैं फॉर रिसोर्स शेयरिंग। तो यहां पर है क्योंकि बढ़ती हुई कीमतें, अब देखिएगा एक कीमतें भी बढ़ रही हैं। तो कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं कि आप पहले जो बुक देखते थे पहले की 10 रुपया 20 रुपया, और आज की वही बुक्स आपको 2000-3000 में आ रही हैं। तो उस कंटेक्स्ट में आपको, अगर आप मेरे बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल्स को भी पढ़ेंगे तो इससे भी थोड़ा मैटर मैच करता है कि बुक सिलेक्शन में क्या है कि आपको कम से कम कीमतें में अधिक से अधिक। अब कम से कम कीमत में अधिक से अधिक, तो वहां पर भी एक प्रॉब्लम आ जाता है कि अगर आपके पास हार्ड बाउंड की बुक्स खरीदनी है कि पेपर बैक की बुक खरीदनी है। अगर आप हार्ड बाउंड की बुक्स खरीदते हैं तो आपको क्या होगा कि जो बुक्स पेपर बैक में 1000 में 5 बुक्स आएंगी, वही आपकी हार्ड बाउंड में एक दो बुक आएंगी। तो उस कंटेक्स्ट में आपको ध्यान में रखना होगा कि आपको कैसे रिसोर्स शेयरिंग करना है। रिसोर्स शेयरिंग आपके लिए आज के लिए किसी भी लाइब्रेरी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बढ़ती हुई कीमतें, पुस्तकालय बजट, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि लाइब्रेरी के लिए एक एनुअल बजट होता है, उसी एनुअल बजट में आपको पुस्तकालय सेवा। तो पुस्तकालय बजट क्या है कि पुस्तकालय बजट एक हमेशा एनुअल बजट होता है और उसी एनुअल बजट में आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है, अच्छी से अच्छी सर्विस आपको देनी है। पुस्तकालय में उपलब्ध स्थान पर दबाव, अब देखिएगा कि आपको सीमित स्थान है, अब आपको क्या करना है, उसी सीमित स्थान पे सारे रिसोर्सेज को आपको रखने हैं। तो अगर आप एनुअल बजट है आपका, और क्या होगा कि जैसे आप हर एक साल बुक्स लाइब्रेरी में आती हैं, तो अब उसको रखना भी एक प्रॉब्लम हो जाता है, आपके लिए चैलेंज हो जाता है कि कैसे उसको अच्छे से अच्छे रखें। ठीक है, तो दबाव तथा विशाल प्रलेख संग्रह के प्रक्रियाकरण, अब यहाँ पर एक फैक्टर जाता है प्रक्रियाकरण, प्रोसेसिंग, कि उसके लिए क्या होगा, जैसे हम लोग जानते हैं कि किसी बुक को जब आप एक्विजिशन करके एक्वायर करके लाते हैं लाइब्रेरी में, तो उसके पीछे प्रोसेसिंग होता है, उसका एक्सेसनिंग होता है, उसका क्लासिफिकेशन होता है, कैटलॉगिंग होता है, तब वो बुक सर्कुलेशन में जाती है। तो प्रक्रियाकरण मतलब वही था, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मतलब हो गया कि उस बुक को एक्सेसनिंग करना, क्लासिफिकेशन करना, कैटलॉगिंग करना। उसके लिए क्या होता है कि आपको लिए उसके लिए स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती है आपको लिए। तो ये हमेशा भी एक चैलेंजिंग है, क्योंकि जब कोई भी बुक लाइब्रेरी में आती है तो उसको बहुत कम से कम समय में आप उसको प्रोसेस करके यूजर्स को सर्कुलेशन में भेजना पड़ता है, ताकि वहां पर से यूजर उसको यूज कर सके। ऐसा नहीं कि आज बुक्स आई और उसको 2-3 महीने के बाद आप उसको स्टैक सेक्शन या सर्कुलेशन में भेज रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि उसको जल्दी से जल्दी प्रोसेस कर देना। तो उसके लिए क्या होगी, आपको स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी, और रख रखाव, उसका मेंटेनेंस। ठीक है, होने पर होने वाला खर्च, अब मान लीजिए बुक्स आएंगी तो उसका मेंटेनेंस पर भी तो खर्चा होगा कि उसको रखना है, उसके पीछे उसका आपका प्रिजर्वेशन, जैसे किस इन्वायरमेंट में रखना है, ज़्यादा वहाँ पर भी प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए मेंटेनेंस पर। तो ये मेंटेनेंस पर आने वाला खर्च, ये सारे तत्व विभिन्न पुस्तकालयों के बीच संसाधनों की सहभागिता को आवश्यक बनाते हैं। तो यही होता है कि रिसोर्स शेयरिंग क्यों आवश्यक है। इस पे हम लोगों ने आगे समझा कि बढ़ती हुई कीमतें, पुस्तकालय बजट, स्थान पर उपलब्धता, दबाव तथा विशाल प्रलेख संग्रह के प्रक्रियाकरण। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको रिसोर्स शेयरिंग के और ले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड्स पे आते हैं। चलिए हम लोग अब समझते हैं कि डेफिनेशंस, उनका डेफिनेशन क्या है, कि आखिर संसाधन और सहभागिता दो ऐसा चीज है, यहाँ संसाधन भी है और सहभागिता भी है। तो एलन कैंट ने संसाधन सहभागिता से संबंधित अपनी अवधारणा को दिया है
उन्होंने उनके अनुसार सहभागिता अपने संसाधनों को दूसरों के लाभार्थ उपलब्ध कराना शामिल है। क्योंकि संसाधन सहभागिता क्या होता है कि आपके जो संसाधन है, चाहे वो रिसोर्सेस में हो, आपके ये सर्विसेज में हो, सब सारे संसाधन हैं, आपके सेवाएं हैं, क्या क्या सेवाएं हैं आप प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या आपका स्रोत है। ठीक है, लाइब्रेरी में रिसोर्सेज क्या हैं, वो है, सेवाएं क्या हैं, आपका प्रोसेसिंग क्या है कि आप कौन कौन से सर्विस आप दे पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सामग्री हैं, क्या क्या कार्य हैं। जैसे इसको पहले जाना जाता है लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन। लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन मतलब होता है संसाधनों का पुस्तकालय सहयोग। फिर आया एक नया टर्म इंटर लाइब्रेरी लॉन। इंटर लाइब्रेरी लॉन भी आपको क्या होगा कि ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज जिनका एक समान उद्देश्य है। ऐसा नहीं कि एकेडमिक लाइब्रेरी और पब्लिक लाइब्रेरी में संसाधन सहभागिता नहीं हो सकती है। तो उसके लिए क्या होगा कि दोनों को एक ही कैटेगरी में होना चाहिए। एकेडमिक है तो वो भी एकेडमिक होना चाहिए, स्पेशल है तो वो भी स्पेशल में उसी कैटेगरी का होना चाहिए, न पब्लिक है तो उसी कैटेगरी का होना चाहिए, तभी आप संसाधन सहभागिता कर सकते हैं। और दोनों जितने भी ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज होते हैं उनके उस पर सहमति होनी चाहिए कि हम अपने संसाधनों को आपके लिए दे सकते हैं और आपके जो संसाधन और सेवाएं हैं वो हमारे लिए उपलब्ध होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि जितने भी ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज होते हैं उनके लिए उनको अपनी सेवाएं चाहे स्रोतों दोनों में उनकी सहभागिता होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए, तभी आप संसार। जैसे आप एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप पड़ोसी से जाते हैं तो पड़ोसी में भी बहुत कैटेगरी में लोग रहते हैं। तो आप हर एक क्या नहीं जाते हैं, किसी स्पेशलाइज जिससे आपका क्या होता है कि मन मिल जाता है और तब उनके यहाँ आप गए और तब आप क्या करते हैं तो उससे क्या उनकी क्या सहमति है कि ठीक है आप जो लेने आ रहे हैं मैं आपको दे सकता हूं, या आपको जब भी मुझे जब जरूरत पड़े तो आप भी मुझे दे सकते हैं। तो इसके लिए क्या होना है कि दोनों में सहमति होनी चाहिए, तभी आप सहभागिता कर सकते हैं। तो यहाँ पर एलन कैंट ने दिया कि दूसरों के लाभार्थ, आपको क्या है दूसरों के लाभार्थ उपलब्ध कराना शामिल है। पुस्तकालयों में संसाधन सहभागिता कार्य करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें अनेक पुस्तकालय समान कार्यों में अधिकतम सकारात्मक रूप में सहभागिता कर सके। समान कार्य जैसे लाइब्रेरी में जितने भी तरीके से काम होते हैं, चाहे वो प्रोसेसिंग मतलब क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग। तो अगर एक लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कर रही है तो क्या होगा, दूसरे लाइब्रेरी को जरूरत नहीं पड़ेगा कि सेम बुक्स को क्लासिफाई करना। वो क्या करेंगे कि अपने डेटाबेस को दूसरे लाइब्रेरी से शेयर कर देंगे कि हमारे पास ये बुक्स हैं, उसका हमने ये क्लासिफिकेशन किया है, कैटलॉगिंग किया है, आपको मैं दे सकता हूं और आपके इसके बदले आपके पास जो जो सेवाएं हैं आप मुझे दे सकते हैं। तो यहाँ पर वही होता है कि एक सकारात्मक रूप में सहभागिता कर सके। संसाधन सहभागिता में पारस्परिकता की आवश्यकता होती है, परस्पर सहयोग, ठीक है। और ऐसी भागीदारी को प्रयोग में लिया जाता है जिसमें प्रत्येक सदस्य की भूमिका हो, दोनों की भूमिका हो, और संसाधन शब्द का प्रयोग सभी सामग्रियों, कार्यों तथा सेवाओं से है। यहाँ सामग्री मतलब रिसोर्सेस, कार्य मतलब क्या होता है डिफरेंट आपके चाहे वो टेक्निकल सेक्शन में हो, और सेवाएं मतलब आप जो सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उनमें दोनों की सहभागिता हो। तो तीन चीजें हैं आपका। तो सबसे पहला क्या है, रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का आपका शेयरिंग करना है। दूसरा आपका कार्यो मतलब प्रोसेसिंग, टेक्निकल प्रोसेसिंग। और दूसरा सर्विसेज, जैसे आप कोई सर्विस करते हैं, ओपेक की सर्विस देते हैं, तो आप दोनों की, तो ओपेक में बहुत सारी सेवाएं हैं, ओपेक है, एसडीआई है, बहुत सारी सेवाएं हैं जो आप एक दूसरे से रिसोर्स ये संसाधन सहभागिता करके कर सकते हैं। प्रोफेशनल्स का भी आप मान आप किसी लाइब्रेरी को जरूरत है तो आप अपने प्रोफेशनल्स को दूसरे लाइब्रेरी को भी भेज सकते हैं कि चलो भाई उसका वहाँ पर कुछ दिनों के लिए वो काम का जा करके वहाँ कर सकता है। तो इसमें तीन सारी चीज़ें आ जाती है रिसोर्स शेयरिंग के अंदर। आपका प्रोसेसिंग में रिसोर्सेस भी आ जाते हैं, प्रोसेसिंग भी आ जाता है, और सर्विसेज भी आ जाते हैं लाइब्रेरी
सर्विसेज। तो यहाँ पर एलन कैंट का डेफिनेशन हम लोगों ने समझ लिया। अब चलिए इसके बाद आते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए हम लोग आते हैं कि संसाधन सहभागिता के उद्देश्य क्या, किस उद्देश्य के लिए संसाधन सहभागिता की जाती है, किन उद्देश्यों को पूर्ति करना होता है संसाधन सहभागिता में। तो संसाधन सहभागिता का लक्ष्य पुस्तकालय उपयोगकर्ता को, किसके लिए संसाधन आप कर रहे हैं कि पुस्तकालय उपयोगकर्ता को रिसोर्स का शेयरिंग करते हैं, तो पुस्तकालय उपयोगकर्ता को सुविधा पूर्वक सूचना का अभिगम प्रदान करना होता है। सुविधा पूर्वक कि अब वो चूंकि हर एक यूजर्स क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी का मेंबर होता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि वो दूसरे लाइब्रेरी का मेंबर नहीं बन सकता है, क्योंकि वहाँ पर वो किसी टीचिंग प्रोग्राम से या अगर पब्लिक लाइब्रेरी है तो वहीं का वो मेंबर है। अगर वहाँ रिसोर्सेस नहीं है तो फिर वो किसी दूसरे लाइब्रेरी से रिसोर्सेस आपको लोन पर उपलब्ध करा करके आपको दे सकता है। तो इसके लिए क्या होता है कि सुविधा पूर्वक आपको उसको सुविधा पूर्वक, अगर वो किसी दूसरे लाइब्रेरी में रिसोर्सेस उपलब्ध हैं तो आपको उनको लोन पे ला करके पर्टिकुलर यूजर्स को देना पड़ता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि आप किसके लिए कर रहे हैं, तो आप यूजर्स के लिए कर रहे हैं। लाइब्रेरी जो आपके यूजर्स है या आपके मेंबर जो है लाइब्रेरी के, उनके लिए कर रहे हैं। सूचना का अभिगम एक्सेस प्रदान करना होता है, चाहे संसाधन किसी दूसरे पुस्तकालय में क्यों ना उपलब्ध हो। ठीक है, किसी दूसरे पुस्तकालय में भी आपको उपलब्ध है तो भी आपको ला करके उनको लोन पर देना है, उपलब्ध हो। इसके लिए क्रियाकलाप के कुछ महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित हैं। इस कैसे एक्टिविटी को इस रिसोर्स शेयरिंग से, संसाधन सहभागिता से क्या क्या हो सकती है। तो लागत में आपका कमी आती है कि जैसे आप कोई बुक, आपके पास बजट का कमी है तो क्या कहेगा कि आप दूसरे लाइब्रेरी से उसको संसाधन रिसोर्स लोन पर ला करके अपने पर्टिकुलर यूजर्स को दे सकते हैं, आपके जो मेंबर हैं। सूचना संसाधनों और उनके प्रक्रियाकरण, जो उनके प्रोसेसिंग और उनके मेंटेनेंस में, प्रोसेसिंग, प्रक्रियाकरण मतलब प्रोसेसिंग और मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस में जो खर्च आता है उस पर भी आप जैसे कैटलॉग, पहले होता था कि जो लाइब्रेरी कैटलॉग होता था वो कार्ड फॉर्म में होता था, तो उसको भी मेंटेनेंस में तो खर्चा आएगा ना। तो अगर एक ही लाइब्रेरी कैटलॉग तैयार कर ले और डिफरेंट लाइब्रेरी को सर्कुलेट कर दे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका कॉस्टिंग भी कम आएगा। हर एक लाइब्रेरी एक ही काम को करेगी तो क्या होगा कि हर एक को कॉस्टिंग आएगा, सेम कॉस्टिंग आएगा। अगर एक कैटलॉग को बनाने में उसका मेंटेनेंस में 10 रुपया का खर्च आता है, तो अगर ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज एक कैटलॉग तैयार करे और सर्कुलेट कर दे तो 10 रुपया में क्या होगा, अगर 10 लाइब्रेरी है तो 1 रुपीज पर लाइब्रेरी खर्च होगा, 1 रुपीज पर लाइब्रेरी। और वही अगर एक लाइब्रेरी करेंगे तो 10 रुपये खर्च आएगा। तो कितना हो गया कि अब जहां 1 रुपया खर्च हो रहा है वहां अगर हम 10 रुपया खर्च करेंगे तो क्या होगा कि बजट का आपका ये नहीं कर सकते हैं, बजट को आप लिमिटेशन में खर्च नहीं कर सकते हैं। आपका खर्च निश्चित रूप से ज़्यादा हो जाएगा आपके उसके मेंटेनेंस पर और उसके प्रोसेसिंग पर। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि हाँ, एक काम जो है हर एक लाइब्रेरी को अपना करना पड़ता है, इंडिविजुअल, वो शेयरिंग नहीं होता है। क्या, तो आपका एक्सेशन रजिस्टर, मैंने एक्सेशन रजिस्टर पे स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है। एक्सेशन रजिस्टर ये हर एक लाइब्रेरी का अपना रिकॉर्ड होता है, इसकी शेयरिंग नहीं होती है। यह आपको ध्यान में रखना है कि एक्सेशन रजिस्टर लाइब्रेरी का, किसी भी पर्टिकुलर लाइब्रेरी का अपना है, वो आप शेयर दूसरे से नहीं कर सकते हैं। बाकी और लाइब्रेरी में जितने भी तरह के रिसोर्सेस हैं, सर्विसेज हैं, सब कुछ आप शेयर कर सकते हैं एक्सेप्ट एक्सेशन रजिस्टर, इसको आप शेयर नहीं कर सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसके लिए आप लाइब्रेरी यूजर्स को क्या करते हैं, सुविधाजनक सूचना का अभिगम प्रदान करना होता है, चाहे संसाधन किसी दूसरे लाइब्रेरी में क्यों ना हो उपलब्ध। इसके क्रियाकलाप के तो लागत में कमी आएगी, सूचना संसाधनों और उसके प्रक्रियाकरण और रखरखाव में जो खर्च आएगा वो क्या होगा कि सभी लाइब्रेरी पे पर्टिकुलर 10 रुपया का उसके प्रोसेसिंग में खर्च है, मेंटेनेंस में खर्च है, तो 1 रुपया हर एक लाइब्रेरी को डिवाइड हो जाएगा।
तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हम बताएंगे आगे कि उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। उससे क्या, अनावश्यक पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब सेम काम आप भी कर रहे हैं, सेम काम वो भी कर रहा है, तो पुनरावृत्ति नहीं होगा, एक बार करेंगे और उसको सर्कुलेट कर देंगे अपने ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज में। उपयोगकर्ताओं के विस्तृत वर्ग के लिए सूचना संसाधनों के अभिगम, जैसे कुछ स्पेशलाइज्ड यूजर्स ग्रुप होते हैं हर एक लाइब्रेरी में, तो उनको क्या करना पड़ता है, सूचना का एक्सेस देना पड़ता है कि उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो विस्तृत वर्ग के लिए सूचना संसाधनों के अभिगम की व्यवस्था करना होता है। तो उसके लिए क्या करना, आपको रिसोर्स शेयरिंग निश्चित रूप से जरूरी है। तो चलिए उसके लिए फिर हम लोग क्या क्या रिसोर्स शेयरिंग के लिए प्री रिक्विजिट है वो हम लोग, कि कैसे हम पहले रिसोर्स शेयरिंग करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ों को फोकस करना पड़ेगा, तभी हम एक दूसरे से रिसोर्स शेयरिंग कर सकते हैं। तो उस पर हमने, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं कि रिक्विजिट ऑफ प्री रिक्विजिट ऑफ रिसोर्स शेयरिंग। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं फिर संसाधन सहभागिता के व्यवस्थापन के लिए अपेक्षाएं, क्या क्या संसाधन सहभागिता के लिए क्या क्या दूसरे ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज में क्या क्या अपेक्षाएं हो सकती है एक दूसरे से। तो हम लोग उसके लिए संसाधन सहभागिता सुचारू रूप से और सही तरीके से हो सके, इसके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो इसमें भागीदार प्रत्येक पुस्तकालय के लिए उन संसाधनों के संबंध में एक स्पष्ट पॉलिसी होनी चाहिए। स्पष्ट पॉलिसी इन द सेंस कि देखते हैं जब दो के बीच में एक एमओयू साइन होता है, तो एमओयू में साइन होता है, तो एमओयू में क्या क्या पॉलिसी में आता है उन सारे चीज़ों पर उसमें मेंशन कर दिया जाता है कि हम किस किन चीज़ों पर हमारी एमओयू हो रही है। तो उसे एक पॉलिसी बनता है, और पॉलिसी के ही आधार पे जैसे जो भी चीज़ आप करते हैं ना कि दूसरे से आप सहयोग कर रहे हैं, तो सहयोग के लिए एक मेमोरेंडम तैयार होता है, उसको बोलते हैं एमओयू। तो उन दोनों के बीच में एक एमओयू साइन होता है कि हमको किन किन चीज़ों पे सहयोग स्थापित करना है, कि जिससे कि वो अन्य पुस्तकालयों के साथ सहयोग स्थापित कर सके। पुस्तकालय में कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जिनका उनके उपयोगकर्ताओं द्वारा काफ़ी उपयोग किया जाता है और जिन्हें परिसर से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होती है। जैसे कुछ रेफरेंस कलेक्शन होता है, जैसे कुछ इंसाइक्लोपीडिया होता है, कुछ गैजेट होता है, तो गवर्नमेंट पब्लिकेशंस होते हैं, तो और भी कुछ रेफरेंस ऐसे मटेरियल होते हैं जो आप किसी दूसरे के साथ साझा नहीं कर सकते हैं और वो आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल है। तो उस चीज़ों को वहाँ पर पॉलिसी में मेंशन कर दिया जाता है कि हमारी जो सेवाएं हैं, हमारे जो स्रोत हैं, वो किन किन चीज़ों पे दोनों के बीच में एमओयू साइन होता है, और उसी साइन के आधार पे ही हम लोग कोई लाइब्रेरी किसी दूसरे लाइब्रेरी से सहयोग स्थापित करता है। तो यहाँ पर है क्या, अनुमति नहीं होती है, ऐसे प्रलेख संसाधन सहभागिता के दायरे में नहीं आते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि जैसे आरटीआई करते हैं हम लोग, तो आरटीआई करते हैं तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पे करते हैं आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो कभी कभी प्राइवेट भी आप प्राइवेट इस पे दायरे पे नहीं आता है कि आप प्राइवेट से कोई भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। गवर्नमेंट को आपको 1 महीने के अंदर इंफॉर्मेशन देना पड़ता है, तो आप, लेकिन गवर्नमेंट में भी ये रहता है कि हमें किन किन चीज़ों पर दे सकते हैं और किन चीज़ों पर नहीं दे सकते हैं आरटीआई। तो वो यदि उनका कॉन्फिडेंशियल है, वो शेयर नहीं हो सकता है, तो नहीं कर सकते हैं वो। तो इन सारी चीज़ों पर एक पॉलिसी संसाधन सहभागिता के लिए क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज फ्रेम होता है, ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज, और ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज एक पॉलिसी फ्रेम करती है, और उस पॉलिसी फ्रेम पर ही हमारे संसाधन सहभागिता की जो ज़रूरतें हैं उस पर पूरी होती है। तो ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि संसाधन सहभागिता के व्यवस्था के लिए अपेक्षाएं क्या हैं। अब हम लोग आते हैं कि किन किन चीज़ों पर कॉन्ट्रैक्ट, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट जो साइन होता है दोनों के बीच में, और तो उस पर हम लोग फोकस करते हैं। चलिए हम लोग आते हैं संसाधन सहभागिता के व्यवस्थापन के लिए अनुबंध, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि किन किन मुद्दों पे हमें संसाधन सहभागिता को करना है। तो उन मुद्दों पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है दोनों ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज के बीच में। तो सहभागिता पर उपलब्ध होने वाली सामग्री की कोटि,
तो यहाँ पर मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में ही बताया कि आपको किन किन कोटि पर सामग्रियों की एक कोटि होती है, जैसे रेफरेंस मटेरियल है या टेक्स्ट बुक है। तो वहाँ पर एक मैं पॉलिसी में दे दिया जाता है कि हम जो सिर्फ एक दूसरे से करेंगे, सहभागिता करेंगे, वो हमारे सिर्फ टेक्स्ट बुक पर ही करेंगे, रेफरेंस मटेरियल पर नहीं करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि होने वाली सामग्री की कोटि, इस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि आपको उसमें मेंशन कर दिया जाता है कि आप सामग्री की कोटि क्या है। अधिग्रहण की नीति, अब देखिएगा अधिग्रहण की नीति क्या है कि जैसे हर एक लाइब्रेरी में बुक एक्विजिशन के थ्रू डिफरेंट पब्लिशर से परचेज की जाती है, तो वो वेंडर के माध्यम से परचेज की जाती है। तो अगर मान लीजिए सेम ग्रुप, अगर ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज फ्रेम हो गया है, तो सेम बुक्स अगर उस लाइब्रेरी में अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे कि हम नहीं परचेज करेंगे, तो वो उस लाइब्रेरी से हमें रिसोर्स शेयरिंग के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगा, और इंटर लाइब्रेरी लोन के माध्यम से या इंटर लाइब्रेरी लोन के माध्यम से। तो अगर हमें 1 लाख का बजट है या एक जो भी 10 लाख का बजट है, तो हमें ये पहले डिसाइड कर लेना होगा कि जो हमने ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज को फ्रेम किया है, किनके पास वो बुक्स अवेलेबल हैं। तो हम क्या करना होगा कि हमें वो बुक परचेज नहीं करना होगा, कि हमें दूसरी लाइब्रेरी से वो रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे हमें इंटर लाइब्रेरी लोन के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक अधिग्रहण की नीति बना लेनी होगी कि हमें किन किन बुक्स को, किस किस सब्जेक्ट की बुक को खरीदना है और किस सब्जेक्ट को नहीं खरीदना है। तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है, जितनी भी ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज हैं सबके लिए अवेलेबल है। वो चाहें कि मालिक हमारे एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट को वो परचेज कर रहे हैं, मैं और किसी सब्जेक्ट स्पेशलाइज्ड को मैं परचेज कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक चूज कर लेंगे। और क्या होगा कि जब रिसोर्सेज का शेयरिंग करेंगे तो एक लाइब्रेरी के बाद डिफरेंट सब्जेक्ट के बुक्स हो जाएंगी और वो सर्विसेज दे सकते हैं अपने यूजर्स को। तो दे आधे की अवधि। दूसरी बात है कि अगर आप किसी लाइब्रेरी से इंटर लाइब्रेरी लोन के माध्यम से, रिसोर्स शेयरिंग के माध्यम से बुक्स को मंगाते हैं और अपने यूजर्स को देते हैं, तो कितने दिनों के लिए, 10 दिन के लिए, 15 डेज के लिए, 15 दिन के लिए, या 1 मंथ के लिए, 1 महीना के लिए। तो आपको यहाँ पर ये चीज फोकस कर लेना होगा। इस चीज को आपको पॉलिसी में मेंशन कर देना होगा कि हम जब आपके लाइब्रेरी से मंगाएंगे तो कितने दिनों के लिए मंगाएंगे, और जब आप मंगाएं तो उनको उसी टाइम पीरियड में आपको उनको भेज देना है। तो पीरियड आपको दे देना होगा 10 डेज या 15 डेज या 1 महीने के लिए। आप मैक्सिमम दे सकते हैं कि हमें या तो 15 दिन या 1 महीना, कम से कम 10 दिन के लिए दीजिएगा तो फिर आपके लिए, क्योंकि आप मंगाए फिर यूजर्स को दिए तो वहाँ पर कम से कम 7 से 10 दिन का आपको देना पड़ेगा। तो मैक्सिमम हमें क्या करना होगा, या तो 15 दिन या 1 महीना के लिए किसी दूसरे लाइब्रेरी से मंगाना होगा और देना होगा। इस कार्य के लिए विभिन्न उपकरण तैयार करना, जैसे कि संघ सूची, यूनियन कैटलॉग आपको तैयार करना है। यूनियन कैटलॉग होता है कि एक कैटलॉग तैयार कीजिए और उसमें डिफरेंट लाइब्रेरीज के जो रिसोर्सेस हैं उस कैटलॉग में उसको मेंशन करना है, और हर एक लाइब्रेरी को वो सर्कुलेट कर देना है कि हमारे जितने भी ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज हैं कि किसी दूसरे लाइब्रेरी में क्या क्या रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, वो उसमें इंडियन कैटलॉग में आपका उसमें कैटलॉग दिया रहेगा और उसकी पर्टिकुलर लाइब्रेरी का नाम भी दिया रहेगा किस लाइब्रेरी में ये रिसोर्सेस अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको यूनियन कैटलॉग तैयार करना है। और सहकारी प्रसूचीकरण, कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग की जैसे बुक्स आई लाइब्रेरी में, और वो क्या होगा कि किसी एक जिस लाइब्रेरी में आई, तो कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग मतलब होता है कि आपको कैटलॉग आप तैयार किए, तो कैटलॉग तैयार करने में अगर एक लाइब्रेरी को 10 रुपया खर्च आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज, मान लो 10 ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, 10 ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज। तो अगर 10 रुपया का बजट, 10 रुपीज का बजट एक कैटलॉग को तैयार करने में खर्च आ रहा है, तो अगर 10 लाइब्रेरी को डिवाइड हो जाएगा तो 1 रुपीज पर लाइब्रेरी, ठीक है। तो 1 रुपीज पर लाइब्रेरी पे क्या होगा, खर्च आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग आप कर रहे हैं तो उसका जो भी कॉस्ट आएगा वो हर एक लाइब्रेरी को
इंडिविजुअल लाइब्रेरी, हर एक लाइब्रेरी को वो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा कॉस्ट। अब आता है कि टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी भी जरूरी है। अगर टेक्नोलॉजी जरूरी नहीं है तो रिसोर्स का शेयरिंग आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको आज के डेट में हर एक बुक्स का आपको दिखेगा, ई बुक्स क्या है कि आपको इसके लिए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का जरूरत होगा, तभी आप रिसोर्सेज शेयरिंग को इजी वे में कर सकते हैं। कि आपको अगर मान लीजिए अगर पहले की जो ट्रेडिशनल लाइब्रेरी हुआ करती थी, तो वहाँ पर क्या होता था कि अब बुक्स को लाना ले जाना में काफ़ी समय लगता था। तो अगर टेक्नोलॉजी है तो आप बुक्स का अगर पीडीएफ फॉर्म में बना करके उनको आप भेज सकते हैं। तो ये हो सकता है कि आप उनको किसी का बुक का कुछ कंटेंट अच्छा लगा, वो किसी दूसरी लाइब्रेरी में अवेलेबल है, तो आप उसको रिसोर्स शेयरिंग करा करके और ऑनलाइन आप उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रोवाइड कर सकते हैं अपने यूजर्स को। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिसोर्स शेयरिंग में, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हम लोगों ने क्या क्या कि कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या चीज़ों पर साइन हो सकता है कि उपलब्ध होने वाली सामग्री की कोटि, क्या क्या सामग्री की कोटि है, चाहे वो रेफरेंस मटेरियल हो, टेक्स्ट बुक हो, या जर्नल्स हो, या जितने भी तरह के लाइब्रेरी रिसोर्सेज हैं, उस पर एक आपको पॉलिसी में मेंशन करना पड़ता है। अधिग्रहण की नीति बनानी पड़ती है कि हमें प्रत्येक लाइब्रेरी को एक ही रिसोर्सेज खरीदने की जरूरत नहीं है, वो हर एक लाइब्रेरी अपने अपने रिसोर्सेज की जो कैटेगरी है अलग अलग खरीदेंगे और एक दूसरे से साझा कर लेंगे उस चीज़ों को। फिर आते हैं देय आदेय की अवधि कि उनकी पीरियोडिसिटी क्या होनी चाहिए लोन के लिए, तो 1 महीना, 15 दिन या 10 दिन, मैक्सिमम आपको 15 दिन या 1 महीना के लिए आप रख सकते हैं। फिर इस कार्य के लिए विभिन्न उपकरण तैयार करना, जैसे कि इंडियन कैटलॉग आपको तैयार कर लेना है, और कॉपरेटिव कैटलॉगिंग जो मैंने बताया आपको कि अगर 10 रुपया खर्च आता है तो 1 रुपीज पर लाइब्रेरी वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और टेक्नोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर टेक्नोलॉजी है तभी आप रिसोर्स शेयरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने क्या समझा कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के लिए क्या क्या पॉलिसी पे आप बना सकते हैं, और उसको तभी आप संसाधन सहभागिता को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो फिर अब लास्ट में आते हैं हम लोग कि भारत में संसाधन सहभागिता पर संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट वो हम लोग जानेंगे। चलिए हम लोग आते हैं कि भारत में संसाधन सहभागिता के लिए किए गए प्रयास, कहाँ से आखिर संसाधन सहभागिता की जरूरत महसूस की गई, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। भारत में संसाधन सहभागिता के उद्देश्य से भारत में पुस्तकालय की नेटवर्किंग की स्थापना आवश्यकता 1980 के दशक में तब महसूस की गई थी जब इस दिशा में विकसित देशों द्वारा भारी प्रगति देखी गई थी। क्यों संसाधन सहभागिता जरूरी है और इनको नेटवर्क के माध्यम से कैसे किया जा सकता है, ये जब विकसित देशों द्वारा प्रगति देखी गई तब भारत में भी यह महसूस किया गया कि हमें लाइब्रेरी नेटवर्क्स बनाना है और संसाधन सहभागिता करनी है। कि जैसे देखते हैं ना कि नेटवर्क क्या बनाना, कि एक समान उद्देश्य की लाइब्रेरी के साथ एक नेटवर्क स्थापित करना, जिससे हमें क्या करना पड़ता है, कर सकते हैं, रिसोर्स की शेयरिंग कर सकते हैं। तो नेटवर्क बना करके कर सकते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं इस्टेब्लिश किए गए हैं इंडिया में, और उनका एक ही मकसद है रिसोर्सेज की शेयरिंग। तो इस संबंध में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान पर योजना आयोग के एक कार्य दल जिनके अध्यक्ष थे डॉक्टर एन शेषागिरी, ये आपको क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है कि एन शेषागिरी किनसे संबंधित है, तो ये योजना आयोग के कार्यदल के अध्यक्ष थे डॉक्टर एन शेषागिरी, जिन्होंने पुस्तकालय सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए 7वीं योजना काल 1985 से 90 में पुस्तकालय प्रणालियों को परस्पर जोड़ने के लिए सिफारिश की थी। 1985 से 90 के बीच में सिफारिश की थी। इसी सिफारिश के आधार पर सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क इंफ्लिबनेट के लिए मार्ग प्रशस्त किया गया, जिसके आधार पर 1991 में, याद रख लीजिएगा, 1991 में इंफ्लिबनेट ने अहमदाबाद में अपना कार्यालय खोला। इसी के आधार पे क्या हुआ कि इंफ्लिबनेट ने अपना कार्यालय कहाँ खोला, हेड ऑफिस आपका अहमदाबाद में खोला। उसके बाद हम लोग आप डिफरेंट नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग लाएंगे लाइब्रेरी नेटवर्क्स। तो इंफ्लिबनेट क्या हुआ, एक लाइब्रेरी नेटवर्क्स हुआ। तो पहले हम लोग रिसोर्स शेयरिंग को जाने, उसके बाद अब हम लोग जानेंगे लाइब्रेरी नेटवर्क्स। अब लाइब्रेरी नेटवर्क्स में भी इंटरनेशनल हैं, नेशनल हैं,
नेशनल में भी बहुत तरह के लाइब्रेरी नेटवर्क्स हैं जो डिफरेंट आपके जगह पर है, जैसे कैलिम नेट हो गया, एडी नेट हो गए, मैलिम नेट हो गए। तो हर एक रीजन में इस्टेब्लिश है लाइब्रेरी नेटवर्क्स। उस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाइब्रेरी नेटवर्क्स, उनकी नीड, इम्पोर्टेंस और फिर इम्प्लीमेंट कैलिब्रेट को डिटेल्स में समझेंगे। तो आज के लिए हमारा वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर आप बताएं। मैं आपको बहुत मेहनत करके आपको पढ़ाता हूं ताकि आप जो भी अपकमिंग वैकेंसी हो, चाहे वो KVS हो, NVS हो या बिहार लाइब्रेरियन हो, उसमें काफ़ी आपको मदद हो और इससे आपका ज़रूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाए जिससे आपका तैयारी करने का ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए और आपको एक अच्छा जॉब मिल जाए। ये मेरा उद्देश्य है और इसमें मुझे काफ़ी सहयोग की ज़रूरत है। आप जितना मुझे सहयोग करेंगे और तो मैं आपको ये कंटेंट उतना अच्छा तैयार कर पाऊँगा। तो आपके लिए सहयोग क्या है, सिर्फ आप मुझे कंटेंट अच्छा लगता है तो ज़रूर से ज़रूर आप लाइक बटन दबाएं और कमेंट में 1-2 वर्ड भी ज़रूर लिख दें ताकि मुझे एनर्जी मिल सके कि मैं आपके लिए नया कंटेंट ला सकूं। ये आपके लिए आपका सहयोग मुझे चाहिए और जहाँ तक हो मेरा कि मैं आपको नए नए कंटेंट लेकर के आता हूँ जिससे आपका तैयारी में आपको काफ़ी मदद मिल सके उसके लिए। और फिर ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग लाइब्रेरी नेटवर्क्स में आपको पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको ये हो जाएगा। तो आज का हमारा है रिसोर्स शेयरिंग और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे भी, आप जितना सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी लगेगा कि नहीं मेरे चैनल से आपको जरूर ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तभी आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें और लाइक एंड शेयर जरूर करें। मैं भी आपके साथ हूँ और आपका भी सहयोग मुझे चाहिए, तभी यदि दोनों का सहयोग होगा तो एक तरह से क्या होगा, संसाधन सहभागिता, कि आप मुझे क्या करेंगे, लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब करें और उसके बदले में मैं क्या करूंगा, आपको अच्छे वीडियो आपके सामने लाऊंगा। ये मेरा भी आपके साथ प्रॉमिस है। तो ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और बेनिफिट लेते रहें। मैं भी आपको बेनिफिट हमेशा देता रहा हूँ और आगे भी देता रहूँगा। ये मेरा आपके साथ का प्रॉमिस है और मैं को पूरा करूँगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।